हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम स्टडी करने वाले हैं इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की कैसे स्टेट है। बेसिकली हमने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम एग्रीकल्चर का मीनिंग डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड है दोनों, एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स यानी कल्चर आया हमारा कल्टीवेशन से। तो ऐसा यानी कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा आर्ट भी है और साइंस भी है। एग्रीकल्चर आर्ट भी और साइंस भी है। जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोडक्शन के लिए, और लाइव स्टॉक जो होता है उसको फार्म में किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से यूटिलाइज, मतलब किस तरीके से जो लाइव स्टॉक है हमारा, यानी कि जो भी है, मतलब जैसे बैल है, उनको किस तरीके से लगाना है, कैसे फार्म के अंदर वो क्या काम करेंगे। यानी ये आर्ट तो प्रैक्टिकली तो एग्रीकल्चर में होता ही रहता है। साइंस भी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी हमें ये देखना पड़ता है कौन से सीज़न में हमने कौन सी क्रॉप डालनी है, HYV सीड्स यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी देखनी है हमने, फर्टिलाइजर्स किस टाइम पे यूज़ करने हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो मतलब साइंस भी है और साथ साथ एग्रीकल्चर जो है वो आर्ट भी है। अब इम्पोर्टेंस पे आते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उसके अंदर, मतलब 5 ईयर प्लान जो बनाए गए हैं उनके अंदर भी एग्रीकल्चर है उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। और एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, क्यों है इम्पोर्टेंट, ये हम कुछ पहले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उनके बाद हमें पता चलेगा हाँ कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। नेशनल इनकम आपको पता ही है, नेशनल इनकम क्या होती है, NNPAT-FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNPAT-FC यानी जो हमारी वो नेशनल इनकम होती है, मेनली क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, जो जितने भी एक टोटल यानी सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसके थ्रू की गई, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो वो हमारी क्या, नेशनल इनकम। तो उसके अंदर कहते हैं कि एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो 61% से 15.3% तक के बीच में नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। 1950 जिस टाइम पे प्लानिंग कमीशन आया था उस टाइम पे 1950 से 1951 टाइम पे ये 61% थी। 2016-17 में ये कम हो गई है, यानी नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, जो कि 15.3% रह गया है। पहली बात तो क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग कहते हैं सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड। एग्रीकल्चर की वजह से वेस्ट गुड्स की सप्लाई होते हैं। वेस्ट गुड का मतलब होता है बेसिकली उन नेसेसिटी गुड से जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि अगर हम जिंदा रह रहे हैं, अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं तो वो गुड्स हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो वेस्ट गुड है ये वहाँ से निकल के आया है, जब जैसे हम वर्कर्स को अगर हम उनकी पेमेंट ना दे के, यानी वर्कर्स को जो हम वेजेस देते हैं वो हम कैश में पेमेंट ना करके अगर उनको काइंड में पेमेंट कर दें तो वो कुछ भी ना कहें। यानी कि अगर आप उनको कैश में पेमेंट दे रहे हो, अगर आप बदले में उनको गेहूं दे दो जितना कैश देना था, तो वो खुश हो जाएंगे और उनको ले लेंगे। तो इसीलिए इन गुड्स को वेस्ट गुड कहा गया है कि आप इनको वेजेस के बदले में भी इन गुड्स को आप दे सकते हो। तो जो वेस्ट गुड्स हैं हमारे, उनकी सप्लाई कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर इसकी सप्लाई हो रही है, ये बता रखा है फिर डाटा कि 1951 में और 2016 के अंदर पॉपुलेशन जो कंट्री की इंक्रीज़ हुई है 1951 से 2016 के बीच में, वो इंडिया की पॉपुलेशन 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है, जबकि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 4 फोल्ड इंक्रीज़ हो गया है। वो 3 गुना, लेकिन ये 4 गुना यानी 4 फोल्ड इंक्रीज़ हो गया है हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। तो 2 पॉइंट पहले याद हुए, नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन, दूसरा सप्लाई गुड्स, वेस्ट गुड्स की सप्लाई होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड में कहते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर होने की वजह से इंडिया के अंदर मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि सारे लोग, मतलब मोस्टली लोग जो एम्प्लॉयड होते हैं वो कहाँ पे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इंडिया की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्स यानी हाफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, यानी 46.2%, अप्रॉक्सीमेटली 46.2% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का 46.2% कहाँ पे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। बाकी डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ पे तो बहुत कम उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन का उसका बहुत कम हिस्सा, जैसे 1.3 यूके में है, 0.7 यूएसए में है, 3% जर्मनी में है।
तो उनकी तो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन का कम ही लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, लेकिन इंडिया के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट का इकलौता सोर्स है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। फोर्थ कहते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कहते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए। अब इंडस्ट्री के अंदर जो कैपिटल गुड्स बने, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें बनी, जो कैपिटल गुड्स बने वो यूज़ कहाँ होंगे, उनको कौन परचेज करेगा, उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए इंडस्ट्री गुड्स को। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो हमारा बिलोंग करता है, मतलब इंडस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। दैन एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो हो रहा है, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें एग्रीकल्चर का जो है हमारी वो 12.3% एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। सेकेंड थिंग ये कहता है मतलब एक्सपोर्ट तो करते ही करते हैं हम, 12.3% एक्सपोर्ट का एग्रीकल्चर सेक्टर से जा रहा है, टोटल एक्सपोर्ट का 12.3। दूसरी बात कहता है इंपोर्ट भी हम कर रहे हैं कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप्ड बना दोगे तो आप इन चीज़ों की बजाय कोई ऐसी चीज़ इंडिया से मतलब बाहर से इंपोर्ट करोगी जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी और ज़्यादा डेवलप होगी। यानी मेनली कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे जो इंडिया के अंदर बनने पॉसिबल नहीं है ना, हम ऐसी चीज़ों को वहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमें और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड में हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड में भी एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस है। देन रोल इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स हम बात इंटरनेशनल लेवल की नहीं कर रहे, हम बात फॉरेन ट्रेड की नहीं कर रहे, हम इंटरनली बात कर रहे हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग इंडिया के अंदर। तो कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि बिना खाए तो कोई इंसान नहीं रहता होगा, कंजम्पशन तो करते ही होगे आप फूड की, तो उसका भी 57% जो लोगों की इनकम होती है वो कंजम्पशन मतलब स्पेंड हो जाती है फूड के ऊपर रूरल एरिया के अंदर, और 44% जो है इनकम अर्बन एरिया के अंदर वो फूड के ऊपर चली जाती है। यानी 57 और 44, 57% टोटल इनकम का रूरल एरिया की फूड के ऊपर जाती है और 44% अर्बन एरिया की टोटल इनकम कहाँ जाती है, मतलब टोटल इनकम का 44% जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी कि फूड के ऊपर। तो मतलब अल्टीमेटली ये कहाँ जा रहा है सारा पैसा, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है फूड सारा हमारा, ठीक है। तो हम डिपेंड हैं। दैन उसके बाद एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, अगर एक स्टेट के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा फेमस है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारी वो है क्या, एप्पल, ठीक है। ऐसे ही हमारे जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर गेहूं चावल ज़्यादा है, ठीक है। तो कहता है ये इनका एक्सचेंज जो करना हमने स्टेट टू स्टेट, तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर एग्रीकल्चर है तो आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी यूँ चलेगी फटाफट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। दैन इनकम टू गवर्नमेंट को तो इनकम आती ही रहती है इनडायरेक्ट वे से, कैसे उनको टैक्स मिलता रहता है। जैसे कि अगर कोई मतलब अपना प्रोफेशन शुरू कर रहा है, जैसे कि मतलब बिज़नेस शुरू कर रहा है, प्रोफेशन शुरू कर रहा है, एग्रीकल्चर पे तो नहीं लगता, लेकिन वैसे जैसे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, वैसे तो अगर उनका बिज़नेस है वो तो उनको मिलेगा ना, यानी टैक्स देना पड़ेगा उनको। एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्ट वे से पहले ऐड होके अगर 5000 से ज़्यादा है इनकम तो टैक्स लगता है, फिर बाद में उसकी मतलब एक बार हाई रेट से टैक्स लग जाता है एग्रीकल्चर इनकम होने की वजह से। वैसे डायरेक्ट वे से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। दैन उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप बात कर रहे हो एग्रीकल्चर के बारे में और एग्रीकल्चर की बात करो आप कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो मेनली कहा गया है कि कैपिटल फॉर्म कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, जो छुपे हुए लोग हैं जिनके पास रियल सेंस में जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन लोगों को बाहर निकालो, इंडस्ट्री में लेके जाओ, वहाँ पर जाके उनको क्या करो, उनको वेजेस प्रोवाइड कराओ, उनको काम दो, साथ साथ उनको पैसा दो। पैसा उनके पास होगा तो वो सेव करेंगे पैसे को, साथ साथ क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। दैन उसके बाद सोर्स ऑफ सेविंग है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से लोगों के पास पैसा आता है और उसको सेव करते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है सभी गरीब इंसान नहीं हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो सेविंग भी होती है।
बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है हमारा एग्रीकल्चर, और पॉलिटिकल भी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी अगर आप चाहते हैं क्या करना, एफर्ट्स लगाते हैं क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि उनके ही फेवर में सारी वोट्स जाएँ। दैन उसके बाद इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो है ही भाई, इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, यानी कि मेन यार प्रोडक्ट्स से सारे एग्रीकल्चर से निकलते हैं जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर रैंक दे रखी है, टोटल इरीगेटेड एरिया 1, पल्सेस 1, जूट 1, स्पाइसेस 1, कल्टिवेटेड लैंड 2, फीड 2। अच्छा, प्रायोरिटी बेस सेट कर रखा है शायद। मेन अभी मेन तो यही पॉइंट्स थे सारे के सारे कि 6th रैंक दे रखी है जैसे पोटैटोज़ को, ओके ऐसे बता रखी है, यानी कि जैसे कि इंडिया की रैंक जो है फर्स्ट है वर्ल्ड के अंदर, किस चीज़ के अंदर, जो स्पाइसेस का प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया, मिल्क का, जूट का, पल्सेस का, बटर, घी। फर्स्ट रैंक मिली है इंडिया को वर्ल्ड में किस चीज़ के लिए, स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के, जूट के, पल्सेस के, बटर, घी, इनके लिए। सेकंड रैंक मिली है शुगर, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, टोबैको, और 6th रैंक मिली है पोटैटोज़ के लिए। तो इंडिया एंजॉय कर रहा है मोनोपोली इन सब के प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। ये आपने देखा 13 जो थी इसकी मेन इंपॉर्टेंस थी, जो कि हमने बिल्कुल माइंड में सोचो, ऐसे सोच के चलो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के अंदर क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले बात आएगी नेशनल इनकम की, दैन वेस्ट गुड की सप्लाई, फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट आते ही आपने सोचना यार इंडस्ट्री भी तो होती है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, यानी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड, फिर फॉरेन ट्रेड आते हैं इंटरनल ट्रेड, दैन फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो कि इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट को इनकम आ रही है, फिर इन्वेस्टमेंट की बारी यानी कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग का सोर्स है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा इससे हो रहा है, और साथ साथ लास्ट रह गया हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।